नमस्कार, आदाब, प्रणिपात। अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट 2 में आज हम उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजयों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन उत्तर भारत की विजयों की बात करते हैं। तो उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीति अपनाई उसको प्रभुसत्ता अथवा विलीनीकरण की नीति कहा गया है। मतलब इस नीति में अलाउद्दीन ने अन्य पड़ोसी राज्यों को अपने साम्राज्य या अपन कह सकते हैं कि अपनी सल्तनत में उसने शामिल कर लिया। सबसे पहले गुजरात 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने 2 सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। सुल्तान के रूप में अलाउद्दीन का ये प्रथम अभियान था। इस समय गुजरात का शासक कर्ण बघेला राजपूत था। कर्ण बघेला अपनी पुत्री देवल रानी के साथ युद्ध में परास्त होने के बाद देवगिरी भाग गया। इसी समय खंबात से नुसरत खां ने हिंदू से मुसलमान बने हिंजड़े दास मलिक काफूर को 1000 दिनार में एक व्यापारी से खरीदा। 1000 दिनार में खरीदने के कारण मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से लौटते वक्त रास्ते में जालोर के निकट लूट के माल को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद इन 9 मुसलमानों ने रणथंबोर में जाकर शरण ले ली। गुजरात विजय के बाद गुजरात का शासन अलाउद्दीन ने अलप खां को सौंप दिया और अलप खां को वहाँ का हाकिम नियुक्त कर दिया। रणथंबोर 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस समय रणथंबोर का शासक हमीर देव चौहान था। अलाउद्दीन ने प्रारंभ में अपने 2 प्रमुख सेनापतियों उलुग खां और नुसरत खां को रणथंबोर विजय के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने हमीर से विद्रोही 9 मुसलमान मंगोल नेताओं जिनमें मोहम्मद शाह है, कामरू और बारक की मांग की, जिसे हमीर देव ने सौंपने से इनकार कर दिया उनको। इस कारण अलाउद्दीन ने अपने सेनापतियों के नेतृत्व में सेना भेजी और उन्होंने सबसे पहले झाइन के किले पर अधिकार किया। झाइन का किला रणथंबोर के किले की कुंजी माना जाता है, लेकिन बाद में रणथंबोर के घेरे में नुसरत खां मारा गया। इसलिए अलाउद्दीन स्वयं विशाल सेना लेकर रणथंबोर आया। अलाउद्दीन ने हमीर देव के मंत्रियों रतिपाल और रणमल को अपनी ओर मिलाकर जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंबोर के किले पर अधिकार कर लिया। उलुग खां को रणथंबोर का हाकिम नियुक्त कर दिया। फारसी साहित्य की अगर हम बात करें तो जौहर का प्रथम वर्णन खजाइन उल फुतूह में रंगदेवी के नेतृत्व में मिलता है। वो रणथंबोर से संबंधित है हमीर देव की पत्नी के रूप में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक राणा रतन सिंह था। चित्तौड़ के अभियान में प्रारंभ से ही अलाउद्दीन की रुचि होने के कारण उसने स्वयं इस अभियान को प्रारंभ किया, स्वयं चित्तौड़ आया। इस अभियान में प्रसिद्ध कवि और इतिहासकार अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। पद्मिनी प्रकरण का वर्णन अमीर खुसरो और कालांतर में मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। अगस्त 1903 में अलाउद्दीन ने किले पर अधिकार कर अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का गवर्नर बना दिया तथा खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम भी बदलकर उसका नाम खिजराबाद कर दिया। 1311 में खिज्र खां के स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को
चित्तौड़ का गवर्नर या हाकिम बनाया गया। और लेकिन 1312 में मालदेव की मृत्यु के बाद सिसोदिया राणा हमीर ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अब हम बात मालवा की करते हैं। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने सेनापति आइन उल मुल्क मुल्तानी को मालवा पर आक्रमण के लिए भेजा। इस समय मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव का सेनापति हरनंद था, जो कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। महलक देव और कोका प्रधान दोनों को आइन उल मुल्क मुल्तानी ने युद्ध में परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद अलाउद्दीन ने आइन उल मुल्क को मालवा का हाकिम नियुक्त कर दिया। इसके बाद 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं सिवाना पर आक्रमण किया। इस समय सिवाना का शासक परमार राजपूत शीतलदेव था। सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन ने कमालुद्दीन गुर्क को सिवाना का हाकिम नियुक्त किया। इसके बाद 1311 ईस्वी में जालोर के शासक कान्हड़ देव पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। उसने अपने सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग को इस सेना का नेतृत्व सौंपा। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना ने कान्हड़ देव और उसके पुत्र विरम देव को युद्ध में मार गिराया और जालौर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के प्रति प्रभुसत्ता अथवा विलीनीकरण की नीति अपनाई और अपने पड़ोसी राज्यों को अपनी सल्तनत में शामिल किया। इसी कड़ी में अगर बात की जाए दक्षिण भारत की विजय, तो अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के विरुद्ध अधिराजत्व की नीति अपनाई। अधिराजत्व की नीति अब हम ये समझ सकते हैं कि दक्षिण के राज्यों को अलाउद्दीन ने परास्त करने के बाद उनसे धन प्राप्त करना चाहा और वो उसकी प्रभुसत्ता स्वीकार करें, उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। ये अधिराजत्व की नीति है। दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख उद्देश्य अलाउद्दीन का था, वो था धन प्राप्ति। और दक्षिण भारत की विजय में अहम भूमिका निभाने वाला उसका सेनापति मलिक काफूर था, जिसको हम 1000 दिनारी के नाम से भी जानते हैं। मलिक काफूर को नुसरत खान ने खंबात से खरीदा था गुजरात अभियान के समय 1299 ईस्वी में। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजय है, उसकी जानकारी हमें प्रमुख रूप से 2 ग्रंथों से प्राप्त होती है, अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतुह से और जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज शाही से। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। 1303 में वारंगल पर मलिक छज्जू के नेतृत्व में असफल आक्रमण हुआ। असफल आक्रमण वो इसलिए रहा क्योंकि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने छज्जू को परास्त किया। दक्षिण भारत की विजय में हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं देवगिरी पर आक्रमण। 1308 ईस्वी में 1308 में आक्रमण हुआ। 1309 में देवगिरी पर अधिकार कर लिया गया और देवगिरी के शासक ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इस समय देवगिरी का शासक था यादव वंशी राजा रामचंद्र देव। इस अभियान में मलिक काफूर के साथ मालवा के हाकिम आइन उल मुल्क मुल्तानी और गुजरात के हाकिम अलप खां को भेजा गया। अलप खां ने राजा कर्ण बघेला को परास्त कर, राजा कर्ण बघेला जो गुजरात का शासक था, जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर अधिकार किया तो कर्ण बघेला भागकर देवगिरी चला गया अपनी पुत्री के साथ। तो ये वही कर्ण बघेला है। तो अलप खां ने राजा कर्ण को परास्त कर देवल रानी को दिल्ली भेज दिया, जहां उसका विवाह खिजर खां से कर दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और राजा रामचंद्र देव की पुत्री झट्टेपाली के विवाह को प्रथम हिंदू मुस्लिम विवाह माना जाता है। रामचंद्र देव ने इस युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया। बर्नी के अनुसार रामचंद्र दिल्ली गया, उसे अलाउद्दीन ने राय रायाण की उपाधि दी और नौसारी का क्षेत्र उसके साम्राज्य में शामिल कर दिया। इस प्रकार रामचंद्र देव दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का घनिष्ठ मित्र बन गया। अगला आक्रमण दक्षिण भारत में वारंगल राज्य पर हुआ, जहाँ पर काकतीय राजवंश का प्रताप रुद्रदेव शासन कर रहा था।
इसको मुस्लिम इतिहासकारों ने लहर देव कहा है। 1309 में आक्रमण हुआ, 1310 में अधीनता स्वीकार कर ली। काफी खां के अनुसार प्रताप रुद्र देव ने मलिक काफूर को जो धन दिया, उस धन में संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी शामिल था। अगला आक्रमण 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर किया गया, जहाँ का शासक वीर वल्लाल तृतीय था। यहाँ की राजधानी द्वार समुद्र थी। वीर वल्लाल तृतीय ने भी अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इतिहासकार इसामी के अनुसार वीर वल्लाल तृतीय भी अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए दिल्ली आया। दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य पर 1311 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया। यहाँ का शासक वीर पांड्य था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई थी। मुस्लिम इतिहासकारों ने पांड्य राज्य को माबर कहकर पुकारा है। धन की दृष्टि से मलिक काफूर का यह सबसे सफल अभियान था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी वीर पांड्य को पकड़ नहीं पाया, इसलिए ये माना जाता है कि पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1313 ईस्वी में देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया गया। 1312 में रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव या सिंघण देव शासक बना। युद्ध में सिंघण मारा गया और मलिक काफूर 1315 ईस्वी तक देवगिरी को अपना मुख्यालय बनाकर दक्षिण में ही रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया और ये विस्तृत साम्राज्य ही उसकी प्रसिद्धि का कारण बना। अगले वीडियो में हम अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल आक्रमणों के प्रति नीति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।